नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, क्लर्क का हो या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो या फिर कोई और एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 71 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में बोलते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द रेजिडरी पावर वेस्ट विद इन द, तो बोलते हैं संविधान के तहत जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं। अब देखो संविधान के तहत संविधान में जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, रेजिडरी पावर जो होती हैं वो होती हैं पार्लियामेंट के पास। तो इसका पार्लियामेंट सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। परंतु जब फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आंसर चेक किया तो फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया गया है क्या, ऑप्शन सी, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो है इसका आंसर दिया गया है। अब पार्लियामेंट ध्यान रखिएगा क्योंकि पार्लियामेंट इसका सही आंसर है और यूनियन गवर्नमेंट भी फिर इसका सही आंसर है। पिछले कल भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बच्चों को डाउट था, परंतु हर एक क्वेश्चन मैंने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जियोग्राफी के सेक्शन में बताया था और कोई भी क्वेश्चन जो था वो गलत नहीं था। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही जो है मैं ये आंसर भी आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं रेजिडरी पावर की। ये रेजिडरी पावर होती कैसी है। तो देखो आपने सुना होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में। अब कुछ ऐसे मैटर हैं जो ना यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना स्टेट लिस्ट में आते हैं, ना कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो बात ये आ जाती है कि अब इनके ऊपर जो रूल बनाए जाएंगे, लॉ बनाए जाएंगे, वो कौन डिसाइड करेगा। तो वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है रेजिडरी पावर। इसी को रेजिडरी पावर कहते हैं कि ये पावर जो है ऐसी है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट को ही दी गई है, ऐसी ये पावर है। और पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के अलावा लोकसभा होता है और राज्यसभा जो है यहाँ पर होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन सेटअप अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत जो है उसकी स्थापना की गई है। अगर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करेंगे तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल आता है, ये आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 263। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आर्टिकल नंबर 263 क्या कहता है, ये कहता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो स्थापित कर सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बनाई जा सकती है। ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या हुई, ये ऐसी काउंसिल हुई जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में जो है वो एक अच्छा आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो है इससे बनाया जाए। तो ये हुई इंटर स्टेट काउंसिल। आपने बहुत सारे मैटर सुने होंगे, पानी को लेकर कभी कहीं पर विवाद हो गया, स्टेट और सेंटर में पानी को लेकर विवाद हो गया, तो वो भी इंटर स्टेट के तहत आता है। परंतु उसके लिए आर्टिकल नंबर 262 दिया गया है। जो पानी से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा वो आर्टिकल नंबर 262 में जो है वो डील किया जाएगा, जो इंटर स्टेट होगा, यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में होगा। तो ये बेसिक आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन। तो ऐसी कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है, खुद का एक उच्च न्यायालय है। देखो हाई कोर्ट्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, परंतु आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी का जो है वो अपना ही हाई कोर्ट नहीं। सिर्फ यूनियन टेरिटरी में बात करें तो दिल्ली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। परंतु अब ये कहते हैं कि बाकी जो लक्षद्वीप है क्या इसका हाई कोर्ट है ही नहीं। नहीं, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, परंतु ये केरला हाई कोर्ट के तहत आता है। उसी तरह चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट के तहत आता है। पंजाब हाई कोर्ट जो है इसके तहत पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है और चंडीगढ़ भी आता है। दमन दीव की बात करें तो ये कौन से हाई कोर्ट के तहत आता है, ये दमन एंड दीव जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत आता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत जो है वो महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादर नगर हवेली आता है, दमन दीव आता है। ये सब बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत आते हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी। 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की बात हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। 1966 में जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए केरला हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। 1958 में जो था वो केरला हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और अगर चंडीगढ़ या फिर पंजाब हाई कोर्ट की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना की गई थी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और हमारा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 में बोलते हैं when the procedure of an amendment is complicated the constitution is said to be। तो बोलते हैं जब एक संशोधन की प्रक्रिया जो है वो जटिल होती है उस संविधान को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिजिड। ऑप्शन बी सख्त जो है उसको कहते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सख्त कहते हैं। अब देखो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट के कुछ ना कुछ प्रोसीजर रखे गए होते हैं।
अब आप कहेंगे कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो रिजिड है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, क्या वो फेडरल है, या क्या वो यूनिटरी है। तो ना ही ये रिजिड है, ना ही ये फ्लेक्सिबल है, ना ही ये इतना ज़्यादा सख्त है कि इसको अमेंड करना बहुत मुश्किल है, ना ही ये लचीला है इतना ज़्यादा कि इसको आसानी से अमेंड किया जा सकता है। ये इन दोनों का ही मिश्रण है। तो इन दोनों को मिलाकर जो एक चीज़ निकल कर आएगी वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। या फिर आप कह लीजिए कहीं पर बहुत फ्लेक्सिबल भी है, कहीं पर बहुत रिजिड भी है, इन दोनों को मिलाकर जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट जो है वो पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो आती है। अब पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये आती है और आर्टिकल नंबर 368 जो है इसके साथ डील करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, पार्ट 20 और आर्टिकल नंबर 368, और किस तरह का ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर है हमारे यहाँ पर वो भी आपको पता चल गया। 75 में कहते हैं हु अथोराइज्ड टू डिक्लेयर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के चुनावों की घोषणा के लिए जो है वो कौन अधिकृत है। तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके लिए जो घोषणा के लिए अधिकृत होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, प्रेसिडेंट इसका सही आंसर होगा। और देखो प्रेसिडेंट से अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो इंडिया में होंगे या फिर इलेक्शन हो गए हैं उनका रिजल्ट अभी आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले तो आप जानिए कि इलेक्शन जो होते हैं प्रेसिडेंट के, ये अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है इनको करवाने का। और दूसरा आप समझिए कि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के होते हैं उनमें कौन कौन भाग लेता है, उनको कौन जो है वो चुनता है। तो इनके जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, इसमें आप अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं इंडिया में, जितनी भी विधानसभाएं हैं इंडिया में, उनके सदस्यों ने भाग लिया एक तो। दूसरा इसमें भाग लिया इलेक्टेड मेंबर, जो लोकसभा और राज्यसभा के हैं उन्होंने भाग लिया। और तीसरा इसमें किसने भाग लिया, दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं उन्होंने जो था वो इसमें भाग लिया। तो ये आपको पता चल गया कि प्रेसिडेंट कौन कौन चुनेगा, ये 3 लोग चुनेंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, दूसरा जो आपकी जितने भी इंडिया की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर, तीसरा दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं इनके इलेक्टेड मेंबर, ये इसमें भाग लेंगे। अब प्रेसिडेंट के लिए कुछ मिनिमम एज भी रखी गई है, मिनिमम एज इनके लिए रखी गई है कि 35 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा इनके लिए क्या रखा गया है, दूसरा रखा गया है यहाँ पर कि इनकी जो ओथ होगी, इनकी जो शपथ होगी वो कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो इनकी जो शपथ होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, या फिर आप कह लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जो है इसको कंडक्ट करवाएगा, इनकी जो ओथ होगी। और इनका कार्यकाल 5 सालों का होता है, 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। अगर इन्होंने अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे सकते हैं। ये सब ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 76 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं विच इज़ द हाईएस्ट लोकल बॉडी इन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बोलते हैं ग्रामीण स्थानिक स्वशासन में सर्वोच्च जो स्थानीय निकाय होता है वो कौन सा होता है। आपने सुना होगा कि लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं वो 3 लेवल्स पर होते हैं। एक होता है आपका ग्राम पंचायत लेवल पर, उसके बाद आता है पंचायत समिति और उसके बाद आता है जिला परिषद। ये बोलते हैं कि हाईएस्ट लोकल बॉडी कौन सी हुई, तो हाईएस्ट लोकल बॉडी जो होती है वो होती है जिला परिषद। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जिला परिषद जो है ये हाईएस्ट लोकल बॉडी होती है। और सबसे लोएस्ट पर कौन सी आएगी, वो आएगी ग्राम पंचायत, और दूसरे नंबर पर आएगी पंचायत समिति। ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप इतना ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं विच इज़ नॉट एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो बोलते हैं निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है। नॉट असेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो देखो कोई भी स्टेट होता है उसमें पहले तो पॉपुलेशन ज़रूर होनी चाहिए, उसका कोई क्षेत्र भी होना चाहिए, टेरिटरी भी उसकी होनी चाहिए, और उसमें सॉवरेनिटी भी होनी चाहिए, इनके सार्वभौमता भी उसमें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। आप देखते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, इस तरह से ही अलग अलग कंट्री। तो डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉपुलेशन और क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो होगा, फिर उसके बाद सार्वभौमता होनी चाहिए उसमें। डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में होता है लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया गया शासन, या आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो इंडिया का तो आपको पता ही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज। तो बोलते हैं कि भाषा के आधार पर निर्मित भारत का पहला राज्य कौन था। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था, लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो पहला राज्य बना था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से जो इमीडिएट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि ये कौन से ईयर में बना था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे एग्जाम्स में अक्सर बहुत बार पूछा गया है।
1953 में 1953 में जो था ये भाषा के आधार पर गठित पहला प्रदेश था, पहला देश था आप कहेंगे, या फिर राज्य आप कहेंगे कि पहला ये राज्य था। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भारत जो था वो आज़ाद हुआ था तो बहुत अलग अलग तरह से जो था वो डिवाइड हुआ था। इसमें पार्ट ए स्टेट भी थे, पार्ट बी स्टेट थे, पार्ट सी स्टेट थे, पार्ट डी स्टेट थे। डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि किस तरह स्टेट्स को बनाया जाए, किस तरह से स्टेट्स का गठन किया जाए। फिर अलग अलग कमेटीज़ गठित की गई, बहुत हलचल जो था वो उस टाइम होती रही। आपने सुना होगा कि पार्ट सी स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश रह चुका है। कौन सी ईयर में बना था? 1951 में हिमाचल पार्ट सी स्टेट बन गया था। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि पार्ट डी स्टेट भी हुआ करते थे। पार्ट डी स्टेट में अंडमान निकोबार आया करता था। फिर भाषा के आधार पर स्टेट्स का गठन किया गया, तो पहला स्टेट जो बना वो आंध्र प्रदेश जो था वो बना था 1953 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन वैसे आ जाता है। बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो भारत में जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो फादर कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। लॉर्ड रिपन को जो है वो क्यों कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? क्योंकि इन्होंने जो था वो एक रेजोल्यूशन लाया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। 1882 में जो था वो इन्होंने ये लाया था। और इन्होंने और भी काम को करवाए थे, जैसे कि जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट होता था उसको रिपेल कर दिया था इन्होंने 1882 में। और फैक्ट्री एक्ट इनके कार्यकाल के दौरान आया था पहला 1881 में। इसमें जो लेबर थे उनको लेकर जो था वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई थी। फिर बाद में चलकर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान हुई। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती रही, परंतु लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो बिल था, रेजोल्यूशन था, वो 1882 में इन्होंने लाया था और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो किस वर्ष जो था वो पास किया गया था? ये नियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1773 में जो था वो पारित किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पास हुआ था। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसमें अलग अलग प्रोविजन थे। देखो, इसके तहत ही जो था वो पहले गवर्नर जनरल बने थे जिनका नाम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था, वो आपने ध्यान रखना है। इसके तहत ही जो था वो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की 1774 में। इसके चीफ जस्टिस जो था वो एलिजा एम्थी को बनाया गया था। एलिजा एम्थी कुछ इस तरह का नाम था इनका। और इसी की तहत जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद को थोड़ा एम्पावर भी किया था, खुद को थोड़ी स्ट्रेंथन भी जो था वो प्रोवाइड करवाई थी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं देयर आर नो पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाय। तो ये किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म विहीन नहीं हो सकती? तो ये स्टेटमेंट दी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने जो था ये कहा था देयर इज नो पॉलिटिक्स डिवाइड ऑफ रिलीजन। ये आपके जो नेफ्ट का एग्जाम है वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, हो सकता है वहीं पर पूछ ले जाए। अब आपने ध्यान रखना है मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। इनका जन्म जो था वो 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए 2 अक्टूबर को जो है वो स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं नॉन वायलेंस डे भी जो है वो इस दिन मनाया जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को जो था वो इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो बच्चे थे उनके नाम थे हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज़ द ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट। तो बोलते हैं राज्य का जो आधिकारिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो गवर्नर जो है वो ऑफिशियल हेड होता है स्टेट का। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ऑफिशियल हेड होता है गवर्नर किसी भी स्टेट का। आपने ध्यान रखना है गवर्नर के बारे में कि गवर्नर को जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और गवर्नर की जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? ये चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट के द्वारा दिलवाई जाती है। जैसे हिमाचल के गवर्नर होंगे तो हिमाचल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनकी शपथ ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और मिनिमम एज किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर्स रखी गई होती है। और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे उनको जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो आप उनका नाम कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको आता है, नहीं तो हम अगली वीडियो में जो है ज़रूर डिस्कस करेंगे उनके बारे में। अभी देखो, बहुत सारे बच्चों के कल कमेंट्स आए थे कि लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है हम डिस्कस करें, तो वो हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। और हैंडमेड नोट से जो है हम डिस्कस करेंगे, मंथ वाइज डिस्कस करेंगे। लास्ट 6 to 10 मंथ जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसमें ज़्यादा करंट अफेयर होंगे थोड़े से, और होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वो आप ध्यान रखिएगा। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आपको हर एक अपडेट दी जाती है, क्यूजीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 20,000 300-400 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं।
आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।